दोस्तों, ये कहानी है एक मजबूर माँ की और एक ऐसे बेटे की जो सिर्फ समाज, अपना रुतबा, अपने परिवार के खातिर अपनी माँ को भूल जाता है। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ देखने में काले रंग की थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वे अपना सब काम खुद कर लेती है, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूं, विमल की मां ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज लगाते हुए अपने बेटे से पूछा। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायती भरे लहजे में कहा अपनी माँ से। विमल की पत्नी ने कहा, माँ जी, आप ऊपर क्यों नहीं चले जाते? क्यों हम लोगों को हमेशा बेइज्जत करवाते हो? कामनी ने बेटे का अपने पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से ऊपर की ओर अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल, जो उसका बेटा था, बाजू के कमरे में बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। उसे दर्द तो हो रहा था कि उसकी मां को इतना अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो मजबूर था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और उसके बच्चे इसका विरोध करने लगते हैं, और दूसरी तरफ उनके तर्क भी तो सही लगते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी भूषभूषा में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि ये कोई दूर की रिश्तेदार हैं और यहाँ पर इलाज कराने आई हैं। ये सुन विमल को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे के दिल के हाल को सरस्वती बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और उसका समाज में रुतबा, तो दूसरी तरफ उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा अब यहां मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ, वहां तो हमारा कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। तभी विमल की पत्नी ने कहा, अरे सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारी मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं ना, और फिर हम सब सारा इंतजाम करके आएंगे ना। कामनी की तो मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पे गुस्सा भी आ रहा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, इंडिया आने वाले थे। विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जिंदा थे तब वो इंडिया आए थे। उसके बाद वो कभी इंडिया नहीं आए। पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सबने मिलकर उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने काफी उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। तभी डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश अब सब कुछ समझ चुके थे। वो बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंच गए।
देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार आ रहा है और वो पलंग पर बीमार पड़ी हैं। तभी डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से काफी परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? डॉक्टर रमेश ने विमल को डांटते हुए कहा। तभी सरस्वती ने कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं तो खुद गांव आई हूं। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की शक्ल पसंद नहीं? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर देखते हुए कहा। कामनी विमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से खेलते हुए तुम नीचे गिर गए थे और तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और साथ ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप मां ने अपनी एक आंख और अपना बोन तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को ही तुम लोगों को यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से मानो जैसे आंसुओं की जलधारा बहने लगी हो। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई और ही हो। वो दौड़ता हुआ गया और मां सरस्वती के कदमों पर लिपट गया। मां, मेरा अपराध माफ करने लायक नहीं है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। आप सिर्फ आप ही उस घर में रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। विमल ने गुस्से भरी नजर से अपनी पत्नी और बच्चों की तरह देखते हुए कहा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन की हालात को बहुत अच्छे से समझा और उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा या उससे मुझे अलग करने की कोशिश की तो वरना तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।